बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7th चैप्टर का नेम है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। तो डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले इनर प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। जैसे आप लोगों ने टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ी थी, मीट्रिक स्पेस पढ़ी थी, उसमें हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं मीट्रिक। उसकी कुछ एक्सियम्स होते हैं, हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। या जैसे हमने टिपोलॉजी भी एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया था, उसके एक्सियम्स होते हैं, फिर वो फंक्शन किसी सेट पे डिफ़ाइन था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट एक फ़ंक्शन है जो कि एक वेक्टर स्पेस पे डिफ़ाइन है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है कि हमारे पास कुछ एक्सियम्स होंगे, हम उनको टेस्ट करेंगे कि वो अगर फुलफ़िल होते हों तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो इनर प्रोडक्ट है, और उस सेट को उस इनर प्रोडक्ट के साथ मिला के उस पेयर को हम कहेंगे कि वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। जैसे हमने टोपोलॉजिकल स्पेस और मीट्रिक स्पेस पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ अ मैपिंग। अब ये जब बात आपने याद रखनी है कि टोपोलॉजिकल स्पेस और मीट्रिक स्पेस में वो कोई सा भी सेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई सा सेट नहीं ले सकते आप। यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस लेनी पड़ेगी। तो वी वेक्टर स्पेस है फील्ड के ऊपर। मैपिंग है हमारे पास, जिसको हमने इस तरह से डिनोट किया है कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डॉट कॉमा, और ये वी क्रॉस वी से एफ़ की तरफ। इस बात का मतलब क्या है कि आपके पास एक वेक्टर्स का पेयर होगा, वेक्टर्स का एक पेयर होगा। इसके ऊपर जब आप ये इनर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या देगा आपको, कोई स्केलर देगा, यानी कि फील्ड का एलिमेंट। वेक्टर्स पे आपने ऑपरेशन किया और वो क्या दे रहा है आपको, आंसर स्केलर दे रहा है। इस हैड टू बी इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, वी का वी से इनर प्रोडक्ट। ये अब इसी तरह से जैसे आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है ना वेक्टर्स का, ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो वी का वी से जो इनर प्रोडक्ट है वो नॉन नेगेटिव होगा। ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है नॉन नेगेटिव, ज़ीरो हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और जब भी किसी वेक्टर का अपने साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर वो वेक्टर ज़ीरो वेक्टर हो। अगर वो ज़ीरो वेक्टर नहीं है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो वो ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि अगर ये ट्रू हो तो ये ट्रू होगी, और अगर ये ट्रू हो तो ये ट्रू होगी। यानी अगर वेक्टर का अपने आप से इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो लाजमी ज़ीरो वेक्टर है, और अगर कोई ज़ीरो वेक्टर है तो उसका अपने आप से इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है। पहली कंडीशन होगी हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है कि V1 का V2 से इनर प्रोडक्ट और V2 का V1 से इनर प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। मतलब क्या है कि इनर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था कि V1 डॉट V2 और V2 डॉट V1 ये दोनों आपस में सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्केलर्स होते हैं। इसलिए इसके ये इनर प्रोडक्ट क्या है, कम्यूट करता है, सिमेट्रिक होता है, हम इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में। नंबर 3, AV1 प्लस BV2 V3। एक हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का, और उसका हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर V3 से। तो वो किसके इक्वल होगा, A टाइम्स V1 V3 प्लस B टाइम्स V2 V3। ये स्टूडेंट्स दो कंडीशंस को कंबाइन किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों कंडीशन को सेपरेट कर दिया हुआ है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास एक साइड पे वेक्टर एडिशन हो रहा है, उसके साथ आप क्या ले रहे हैं, एक इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी तीसरे वेक्टर का, तो ये कैसे होगा, V1 का V3 से इनर प्रोडक्ट आ जाएगा और V2 का V3 से इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। सिमिलर हमारे पास यहाँ पे हुआ था कि V1 का V3 से इनर प्रोडक्ट हुआ था और V2 का V3 से। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है और वो हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी और वेक्टर के साथ, तो क्या होगा कि स्केलर को हम आउटसाइड कॉमन लेके जस्ट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे आपस में। यानी वे इनर प्रोडक्ट में इस स्केलर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इनर प्रोडक्ट के बाद आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप चेक करें तो यही कंडीशन हुई है कि स्केलर मल्टीप्लाई हुआ था वेक्टर के साथ, और उसका हमने इनर प्रोडक्ट ले रहे थे V3 के साथ, तो ये स्केलर बाहर आ गया और V1 V3। ठीक है, ये दो कंडीशंस को मर्ज करके एक बनाई हुई थी। तो आप इन दो को अलग अलग चेक कर लें या एक ही कर लें, वो जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर लें। तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास किसकी, इनर प्रोडक्ट की। अगर ये तीनों ट्रू हो जाएँ किसी फंक्शन के लिए, ये तीनों ट्रू हो जाए तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन एक इनर प्रोडक्ट है उस स्पेस V के ऊपर। इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो जैसे V1 V2 ये हमारे पास वेक्टर एडिशन हो रही है और उसका हमें डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, V3 के साथ। तो क्या हो जाएगा, V1 का डॉट प्रोडक्ट V3 के साथ, फिर V2 का डॉट प्रोडक्ट V3 के साथ। ठीक हो गया। और सिमिलरली जब आप
स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई हो किसी वेक्टर के साथ तो स्केलर बाहर आ जाएगा और वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन इनर प्रोडक्ट हो और वी एक वेक्टर स्पेस हो तो हम इस पेयर को बोलते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसमें एक आपके पास वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर वेक्टर्स पड़े हुए हैं और उसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट, एक फंक्शन डिफाइन है जो कि इनर प्रोडक्ट है, इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। वेयर वी इज़ अ वेक्टर ओवर द फील्ड एफ एंड दिस इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी। इसकी एग्जांपल हम एक दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, उसी को रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस है आर एन, उसमें से हम दो वेक्टर ले लेते हैं यू वी। वो किस फॉर्मेट के होंगे? ये एन टप्पल होगा, u1 u2 अप टू un, इसके n कंपोनेंट्स होंगे और इसके भी n कंपोनेंट्स होंगे, इसको हमने कह दिया कि वो v1 v2 अप टू vn होंगे। तो दोनों टपल्स हैं, n टपल्स। इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफाइन है? जैसे हम लोगों ने वेक्टर्स का आप लोग जनरल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर सपोज ये 2 डायमेंशनल हो तो ये आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहता है, प्लस जे कंपोनेंट सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहता है। 3 डायमेंशन हो तो फिर के कंपोनेंट से। ये क्योंकि n डायमेंशन है तो इसमें n कंपोनेंट्स ही आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर उन सबको ऐड कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम ले रहे हैं मैट्रिसेस की स्पेस। V be a vector space of all n by 1 matrices over R। अब ये कॉलम मैट्रिसेस हैं, इसके n रोज़ हैं, 1 2 3 अप टू n रोज़ हैं उसकी, और कॉलम्स कितने हैं? 1। ये जस्ट 1 कॉलम है। अगर हम इसमें से दो वेक्टर्स लेते हैं C1 C2 और ये मैट्रिसेस हम ले रहे हैं, इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर में से हैं। आपने दो वेक्टर्स लिए स्पेस V में से, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो C1 है वो x1 x2 अप टू xn होगा और C2 क्या होगा y1 y2 अप टू yn। इनका इनर प्रोडक्ट हम लोगों ने कैसे डिफाइन करना है? इनको हम बोलते हैं ये कॉलम वेक्टर्स हैं, ठीक है। इस वजह से हम मैट्रिसेस को बाजूकात वेक्टर लिख देते होते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स हैं। तो C1 ट्रांसपोज, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम है तो किसमें हम इसको रो में लिख लेंगे, ठीक होगी बात। तो इसका हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका इनर प्रोडक्ट C1 का C2 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज इनटू C2। स्टूडेंट्स आपको पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पहले वेक्टर के कॉलम और दूसरे वेक्टर की रोज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पहले वेक्टर में कॉलम 1 है और दूसरे में रोज़ कितनी है, n है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू n, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हमने क्या कर लिया, हमने पहले वाले वेक्टर का ट्रांसपोज ले लिया। तो ये हमने पहले वेक्टर का क्यों लिया, दूसरे का क्यों नहीं लिया, ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वेक्टर का हमने ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स आ गया और ये कॉलम मैट्रिक्स। अब आप चेक करें कि पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 अप टू n। पहले मैट्रिक्स में n कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 1 2 3 n रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कन्फॉर्मेबल है। और ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से प्लस एंड सो ऑन, nth एलिमेंट को nth एलिमेंट से उनको ऐड कर देते हैं। और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर बनेगा 1 by 1। इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, क्योंकि ये सारा का सारा एक ही एलिमेंट है। इन सबको जब आप ऐड कर देंगे तो ये सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, 1 रो 1 कॉलम। अगर सपोज़ मैं ऐसे कर देता, मैं C2 का ट्रांसपोज ले लेता, ये हमारे पास कॉलम ही रहता और वो रो रहती, तो ये हमारे पास एक n by n मैट्रिक्स आ जाना था, ठीक है। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें स्केलर चाहिए होता है, तो ये हमारे पास जस्ट 1 स्केलर बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमने C1 ट्रांसपोज इनटू C2 ये कैलकुलेट कर लिया। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, ये जो अंदर एलिमेंट है इसी के इक्वल आ गया। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास 1 by 1 मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट उसी एलिमेंट के इक्वल होता है। अगर वो सपोज 1 है तो वो 1 आ जाएगा, वो -2 है तो वो -2 आ जाएगा। सिमिलरली ये एक एलिमेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट इसी के इक्वल। तो आपकी इनर प्रोडक्ट का आंसर ये आ गया। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है किस, कौन सी, मैट्रिसेस की स्पेस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल 3 करते हैं। एग्जांपल 1 और 2 आपने कर ली हैं, या एग्जांपल 1 और 2 थी जो अभी की हैं। उसके बाद आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें आपको एक इनर प्रोडक्ट दी हुई है। u और v हमने कहा कि R² में से वेक्टर है, R² है तो वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, x1 x2 और y1 y2। तो u और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है
कि x1 y1, उसके बाद x1 y2, फिर x2 y1, फिर x1 3 टाइम्स x2 y2, ये हमने डिफ़ाइन किया। और हमने प्रूफ ये करना है कि ये एक इनर प्रोडक्ट है किसके ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि यू का यू से इनर प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, हम यू का यू से इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इस फार्मूला के मुताबिक x1 का x1 से, क्योंकि यहाँ पहला भी x1 है दूसरा भी x1 है, उसके बाद x1 का x2 से, तो x1 x2 हो गया, उसके बाद x2 का x1 से, x2 x1 हो गया, फिर आप 3 टाइम्स x2 का x2 से, तो वो x2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को हमें पता है कि ये जो x1 है और x2 है ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो x1 x2 और x2 x1 ये दोनों सेम है। आप इनको दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर्स कम्यूट करते हैं। आपने आर स्क्वायर लिया हुआ है तो इसकी एंट्रीज रियल हैं, तो ये x1 x2 ये भी x1 x2, तो ये इनको ऐड करने से -2 x1 x2 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, x1 स्क्वायर -2 x1 x2, आपको x2 का स्क्वायर और चाहिए। तो क्या है आपके पास यहाँ पे 3x2 के स्क्वायर पड़े हैं, इनमें से हमने एक अलग कर लिया, तो कितने बच गए, 2x2 के स्क्वायर बच गए। x1 स्क्वायर -2 x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, उसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये x1 - x2 होल स्क्वायर बनेगा, प्लस इनमें से एक आपने निकाल लिया था, बाकी कितने बच गए, 2x2 स्क्वायर। और ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इन दोनों का सम भी नॉन नेगेटिव ही होगा। दो नॉन नेगेटिव्स को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर भी नॉन नेगेटिव आएगा। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि यू का यू से इनर प्रोडक्ट जो है वो नॉन नेगेटिव। उसके बाद अगर हम यू का यू से इनर प्रोडक्ट 0 लेते हैं तो इस बात का क्या मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये उसी सूरत में मुमकिन है, अगर ये इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल टू 0 आ जाए, ये सारा का सारा 0 आ जाए, तो इसी एक ही तरह से मुमकिन है, क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव हैं, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों 0 के इक्वल होंगे, तो ये इनका सम भी 0 के इक्वल होगा। अगर इनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता फिर पॉसिबिलिटी थी कि सम 0 हो जाता, लेकिन क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव हैं, नॉन नेगेटिव में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों 0 हो जाएं। अगर आप x2 को जब 0 रखेंगे तो इसका यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x2 इज़ इक्वल टू 0, 2x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू 0, x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x2 इज़ इक्वल टू 0। x1 - x2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x1 - x2 इक्वल टू 0, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ख़त्म हो गया। और फिर x1 इज़ इक्वल टू x2 यहाँ से आ गया, और x2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो 0 है। x1 इज़ इक्वल टू x2 इज़ इक्वल टू 0 मतलब x1 और x2 दोनों 0 हैं, तो क्या मतलब है इसका कि u आपका एक्चुअली एक 0 वेक्टर है। जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो u इक्वल टू 0। प्रूफ हमने क्या करना था कि अगर इनर प्रोडक्ट 0 हो तो वो जो वेक्टर है वो इक्वल टू 0 होगा, तो इनर प्रोडक्ट 0 लिया हमने, वेक्टर 0 वेक्टर प्रूफ हो गया। सेकंड कंडीशन होती है कि u का v से इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा v का u से इनर प्रोडक्ट के, यानी ये सिमेट्रिक होगा। तो u का v से हम इनर प्रोडक्ट लिखा हमने क्या कर सकते हैं, x1 y1 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स कम्यूट करते हैं। आपने इंटरचेंज किए, इंटरचेंज करने के बाद ये जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, v का u से इनर प्रोडक्ट, तो u का v से इनर प्रोडक्ट इक्वल आ गया v का u से इनर प्रोडक्ट। नंबर थर्ड के लिए हमें एक तीसरा वेक्टर चाहिए, वो हम w ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो z1 और z2 है, उसके कंपोनेंट्स। और यहाँ हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया au प्लस bv और साथ में w, इनर प्रोडक्ट लिया हमने। au प्लस bv को जब आपने कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास ये वाला वेक्टर बन गया कि u को a से मल्टीप्लाई किया आपने, b को v से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी x1 y1 में और x2 y2 में। इसको आपने a से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसको b से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका इनर प्रोडक्ट लेना है आपने z1 z2 से, तो फार्मूला क्या कहता है आपका कि पहले फर्स्ट एंट्री से z1 से, तो ये आ गया, उसके बाद फर्स्ट एंट्री का सेकंड से, यानी कि इसका z2 से, ये ले लिया हमने माइनस के साथ, फिर माइनस आएगा इसका सेकंड का फर्स्ट से, ये सेकंड और ये फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट से, और फिर प्लस 3 आ जाएगा, और फिर दोनों के दोनों सेकंड, 3 टाइम्स दोनों सेकंड आ गए। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई हमने इस तरह से किया है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद a वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लिए हमने और b वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लिए, a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, तो जो हमारे पास बाकी बचा वो क्या बन गया, ये u का w से, क्योंकि x किसके हैं, u के कंपोनेंट्स हैं, और z किसके कंपोनेंट हैं, w के, तो ये u का w से इनर प्रोडक्ट है, और y किसके कंपोनेंट्स हैं, वो v के हैं, और z किसके कंपोनेंट हैं, वो w के हैं, तो ये है v का w से इनर प्रोडक्ट।
ये हमारी थर्ड कंडीशन थी जो कि सेटिस्फाई कर गई। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन आपको फार्मूला दिया गया था ये वाला, ये एक इनर प्रोडक्ट है किसके ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर, और आर स्क्वायर और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रही है। वन में नोट दैट वी डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन इन एग्जाम्पल 1 by 1 फॉर आर स्क्वायर। हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन कर चुके हैं आर एन पे, तो आर स्क्वायर पे भी वाली डिफाइन है, लेकिन ये वाली जो आपने इनर प्रोडक्ट अभी फाइंड की है ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट आप लोग फाइंड कर चुके हुए हैं। वो कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से और ऐड कर लेते हैं। तो ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, आपने पढ़ी हुई है कि आर एन को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लें आर स्क्वायर पे तो क्या हमारे पास बन रहा है, यू वी का इनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, x1 y1 प्लस x2 y2। इस बात बताने का मकसद ये था कि एक ही वेक्टर स्पेस के ऊपर एक से ज़्यादा इनर प्रोडक्ट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। दस मोर देन वन इनर प्रोडक्ट्स कैन बी डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस ओवर f, ठीक है। किसी भी वेक्टर स्पेस पे एक से ज़्यादा इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन की जा सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, जिसको आप लोगों ने मैग्नीट्यूड के नाम से पढ़ा हुआ है। तो ये वही चीज़ है। एट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड वी बिलोंग्स टू वी, हमने एक वेक्टर ले लिया वी इस वेक्टर स्पेस में से, देन द रियल नंबर दिस, ये क्या चीज़ है, वी का वी से इनर प्रोडक्ट है और उसका स्क्वायर रूट है। सपोज आप लोग 2 डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं तो वो क्या होगा कि वी का वी से इनर प्रोडक्ट मतलब एक्स कंपोनेंट से यानी कि एक्स का स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट यानी कि वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये वही चीज़ बनेगी। इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ वी एंड इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल वी नॉर्म, ठीक है। ये जो डबल बार्स का मतलब है, डबल लाइंस का मतलब है, ये नॉर्म है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने मैग्नीट्यूड के नाम से पढ़ा हुआ है। इफ़ नॉर्म इज इक्वल टू 1 दैट इज वी इज इक्वल टू वी इन द प्रोडक्ट वी इज इक्वल टू 1 देन वी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आपने पढ़ा हुआ है कि जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं वो यूनिट वेक्टर है, और इस हैड टू बी अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। इस बुक में या इस टेक्स्ट में आपने इसको यूनिट वेक्टर नहीं कहना, आपने नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहना है। बस आपने यही याद रखना है कि जब भी नॉर्मलाइज का वर्ड आए तो आपके दिमाग में फ़ौरन से यूनिट वेक्टर आ जाना चाहिए। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोगों को पता है। नॉन ज़ीरो वेक्टर लिया हमने u, कैन बी नॉर्मलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/2। अच्छा, ज़ीरो वेक्टर क्यों नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता ये आप लोग खुद फाइंड करें, गूगल करें इस बात को, यहाँ आपका अपना नॉलेज है उसको यूज़ करें। इसको नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है, इसको 1/u नॉर्म से मल्टीप्लाई करके, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। सिमिलरली ये भी आप क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पे या नॉर्म पे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो उसको आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। 10 n इज़ इक्वल टू 1/u नॉर्म इंटू यू को आपने डिवाइड कर दिया उसकी नॉर्म पे यानी उसके मैग्नीट्यूड पे, तो आपके पास क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। यहाँ इसको हम कहते हैं कि n हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड। आपको जब भी कहा जाए कि ये आपके पास एक वेक्टर है इसको नॉर्मलाइज करें तो आपने क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करके, सॉरी उसकी नॉर्म फाइंड करके उसको डिवाइड कर देना है, तो वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको प्रूफ किया हुआ है कि इसका नॉर्म 1 है, n का नॉर्म लिया उन्होंने तो ये नॉर्म आ गया इस सारे का। ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, u का नॉर्म 1/u नॉर्म, ठीक है। u के नॉर्म का फिर नॉर्म लेना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये u का नॉर्म आपने ले लिया, ये दोनों कैंसिल होकर जस्ट आपके पास 1 बच गया। Example 5, find the norm of v r square with respect to the Euclidean inner product and the inner product defined in example 3। अभी हमने जो example 3 की थी उसके हिसाब से, तो पहले आप यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे इसका नॉर्म, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास इनर प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा वी नॉर्म का स्क्वायर। ये कैसे है ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो नॉर्म है वो किसके इक्वल है, इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के। अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमने इसका नॉर्म फाइंड किया कैसे, आपने x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से, और y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से, 4 को 4 से, और ऐड कर लिया, 3 3 9, 4 4 16, ये 25 आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्म चाहिए, नॉर्म का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट लिया जब आपने तो वो इक्वल आ गया हमारे पास 5 के। -5 हमने क्यों नहीं लिया, ये भी आप लोगों का काम है कि आप लोग फाइंड कीजिएगा कि हमने -5 क्यों नहीं लिया। इन द सेकंड केस जब आपको एग्जांपल 3 वाली नॉर्म दी हुई है उसको हम चेक कर लेते हैं। एग्जांपल 3 वाली नॉर्म क्या कह रही थी कि आपने पहले x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, -x को y से,
3 4 ज़ार 12, माइनस y को x से 4 3 ज़ार 12, तो वो -12 ऐड होके -24 हो गए, और फिर प्लस y 3 टाइम्स y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से, तो y 4 4 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, ऐड करने से हमारे पास 33 आ गया। तो इसका जो नॉर्म है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, √33। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी एग्जांपल नंबर 6 ये बुक में दी हुई है। नॉर्मलाइज करना है आपने v को, मतलब क्या है कि इस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। नॉर्मलाइज, तो पहले आपने नॉर्म फाइंड की, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड की, वो किसके इक्वल आ गई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ऐड किया हमने तो ये 4 + 1 + 1, ये 6 आनी चाहिए थी, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। √6 आ गया हमारे पास। तो नॉर्मलाइज वेक्टर क्या होगा, आपने इन कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देना है √6 से, तो ये आपका नॉर्मलाइज वेक्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, उसको देख लेते हैं वो क्या कहती है। UV हमारे पास क्या हैं, किसी वेक्टर स्पेस के किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के दो एलिमेंट्स हैं। U और V जो है वो क्या है, वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के ओवर R। देन UV के इनर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू U नॉर्म इंटू V नॉर्म। ये लेस और इक्वल टू है इसके। ये कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको पता है कि जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसके साथ क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, और जो कॉज ऑफ थीटा है उसकी वैल्यू आपको पता है वेरी करती है -1 से 1 के दरमियान, यानी 1 से लेस होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। इसका मतलब है जब इसकी वैल्यू कॉस थीटा 1 से लेस रहेगा तो वो मल्टीप्लाई होकर इसको भी क्या कर देगा, इस मैग्नीट्यूड से लेस कर देगा। आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी 1 से छोटे 0 और 1 के दरमियान में किसी नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करें तो वो स्मॉल हो जाता है। जैसे 0 और 1 के दरमियान में 0.5 आता है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या दे सकता है, कॉस थीटा 1 दे सकता है। जो 1 होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज़ ये लेस रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि इसमें इन दोनों के साथ साथ कॉज ऑफ थीटा भी आता है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्म की, वो पढ़ लें, वो जस्ट हमने इसको जल्दी जल्दी देखनी है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास किसी भी वेक्टर की जो नॉर्म है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है, नॉन नेगेटिव होती है। और जब भी नॉर्म इक्वल टू 0 होगी इसका मतलब क्या होगा कि वो वेक्टर एक्चुअली 0 है, यानी जब भी वेक्टर 0 लेंगे तो उसका नॉर्म 0 होगा। अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर लेंगे तो नॉर्म नॉन ज़ीरो होगा। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्म क्या चीज़ है, लेंथ है। लेंथ कभी भी आपको पता है नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। 0 हो सकता है क्योंकि आपका जो 0 वेक्टर है उसकी लेंथ 0 है, तो 0 हो सकता है। जब आपके पास कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं कि स्केलर को अलग से उसका एब्सोल्यूट वैल्यू अलग ले लें और v का नॉर्म अलग ले लें, यानी स्केलर को कॉमन लेके आप इस v का नॉर्म लेके फिर बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। और इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कि वेक्टर्स के सम u + v होल नॉर्म इज़ लेस देन और इक्वल टू u नॉर्म + v नॉर्म। ये कैसे है कि सपोज़ हमारे पास जो v वेक्टर है इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जिसका नॉर्म लेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा। सपोज़ इसके कंपोनेंट थे 6 2 1 और इसके कंपोनेंट थे -2 -5 और 6, तो जब आपने माइनस कर देने हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। उसका नॉर्म लेंगे वो और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, पहले नॉर्म ले रहे हैं, नॉर्म क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव्स को जब आप ऐड करेंगे तो वो लार्जर होगा। पहले ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होकर 6 में से 2 माइनस होकर वो 4 रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 और -2 वो +2 हो जाएगा, वो 8 हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्थोगोनैलिटी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे आता है कि v एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, u एंड v उसके वेक्टर हैं। तो कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमारे पास ये हुई है, हमने अभी पढ़ी है। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये लेस और इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो इसी वैल्यू को हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है किसके, कॉज ऑफ थीटा के। और हमने पढ़ा हुआ है कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो 1 से हमेशा लेस या 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो थीटा क्या चीज़ है, एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, u और v के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, कॉज ऑफ थीटा। कैसे फाइंड करना है, आपने u और v का इनर प्रोडक्ट लेके उनके नॉर्म्स पे डिफाइन कर देना है। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दें उनके मैग्नीट्यूड्स पे, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा आ जाएगा।
और थीटा फाइंड करने के लिए कॉज उस साइड पे ले जाएंगे। इस कॉल द एंगल बिटवीन यू एंड वी, और ये हमारे पास थीटा की वेरिएशन दी हुई है 0 से पाई, यानी आपका जो एंगल है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। द वेक्टर्स u एंड v आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब यही है कि ये परपेंडिकुलर है। आपने परपेंडिकुलर का वर्ड पढ़ा हुआ है, उसी को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। जब भी दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे कि वो दोनों के दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। तो आपको जब भी कहा जाए कि चेक करें वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, आपने चेक करना है कि जो थीटा है वो 90 आ रहा है या नहीं आ रहा। in which case this is equal to 0, so u and v are orthogonal if and only if u और v का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू किसके आ जाए 0 के। ये कैसे आ जाए, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट आपको पता है ये वाला जो पोर्शन है ये इक्वल होता है किसके, कॉज ऑफ थीटा के। तो कॉज ऑफ थीटा अगर इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कॉज 90 पे क्या दे रहा है वैल्यू, आपको 0 दे रहा है। 0 से पाई अगर हम लेते हैं इसकी वेरिएशन, जैसे हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि 0 से पाई की वेरिएशन है, तो 0 पे भी कॉज 0 नहीं होता, पाई पे भी कॉज 0 नहीं होता। कॉज इस इंटरवल में कहाँ पे 0 होता है, 90 डिग्री पे। तो अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कहते हैं वो दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो आपने चेक क्या करना है, आपने जस्ट ये चेक करना है इनर प्रोडक्ट जो है वो कितना आता है। अगर 0 आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल है। इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू v देन वी राइट u इज़ ऑर्थोगोनल टू v, u इज़ परपेंडिकुलर टू v। द रिलेशन ऑफ बीइंग ऑर्थोगोनल बिटवीन वेक्टर्स इज क्लियरली सिमेट्रिक फॉर, हमें पता है कि u v और v u का इनर प्रोडक्ट आपस में सिमेट्रिक होता है। अगर u का v से इनर प्रोडक्ट 0 है तो v का u से भी 0 होगा, यानी कि अगर v ऑर्थोगोनल है u के तो u ऑर्थोगोनल होगा v के। और जो वेक्टर 0 है ये ऑर्थोगोनल होता है एवरी वेक्टर के, क्योंकि 0 से आप किसी भी 0 वेक्टर से किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं वो हमेशा 0 आता है। तो हम कहते हैं कि 0 हमेशा हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 कि आपको एक x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं कहाँ से, r³ के। तो हमने क्या, इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके आ रहा है, 0 के। तो x क्या है, ऑर्थोगोनल है किसके, y के। सिमिलरली ये x और ये y R4 में से ये भी ऑर्थोगोनल है। इनको आप चेक कर लीजिएगा इनर प्रोडक्ट फाइंड करके, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल 8 है, इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू v देन प्रूव क्या करना है हमने कि एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ u इज़ ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू v। u ऑर्थोगोनल है v के, इसका मतलब क्या है कि u और v का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम के यू ले रहे हैं कि u का कोई भी हमने कहा स्केलर मल्टीपल, तो हमने कोई स्केलर ले लिया, k कोई सा भी स्केलर हो सकता है। इनर प्रोडक्ट लिया, आपको पता है इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी एक इसके एक्सियम के, अगर स्केलर मल्टीप्लाई हुआ हो तो स्केलर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों को, इसका हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। पुट करें वैल्यू तो k इंटू 0 0। इस बात का मतलब है कि हर के यू भी ऑर्थोगोनल है किसके, v के। एग्जाम्पल 9, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ दिस एंड दिस। आपको दो वेक्टर दिए और कहा है कि इनकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है या ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर फाइंड करना है। हमने एक वेक्टर ले लिया एक्स वाई जी, जनरलाइज्ड वेक्टर ले लिया, हम लेट करते हैं कि वो इन दोनों से ऑर्थोगोनल है। अगर वो इन दोनों के ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, इन दोनों के साथ उसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो हमने इसका इनर प्रोडक्ट से लिया इक्वल टू 0। इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये x इंटू 1x प्लस y इंटू 1y z इंटू 2z, x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरे के साथ हमने इनर प्रोडक्ट लिया वो भी 0 होगा, तो x इंटू 0 0, y इंटू 1y प्लस 3z, y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया, y की जगह पे 3z पुट किया जब आपकी इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3z प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू z। अब हमारे पास रिलेशनशिप किसके इक्वल आ गया, x y z अगर हो हमारे पास तो हम x की जगह पे लिख सकते हैं z, y की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ से 3z और z के इक्वल है। इन तीनों में से जब आप z कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्या निकलता है, यहाँ से 1, यहाँ -3 1। तो ये हमारा वेक्टर है जो रिक्वायर्ड है। अब ये वेक्टर जो इन दोनों के ऑर्थोगोनल है, लेकिन हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए दिस इज़ अ वेक्टर सेटिस्फाइंग बोथ 1 एंड 2 के, इन दोनों के ऑर्थोगोनल तो हमें मिल गया, लेकिन हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। तो उसका आपने
नॉर्म लिया, नॉर्म हमारे पास आ गया 11 के, 11 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1/11 माइनस 3/11 1/11, तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आ गया विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 है, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास के u1 u2, हमारे पास एक वेक्टर u है और एक v है जहाँ से r² से, और आपको एक इनर प्रोडक्ट दी हुई है uv, जैसे हमने एग्जाम्पल 3 में की थी, u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है r² पे। और नंबर 2 आपने क्या करना है कि इसको चेक करना है कि किस k की क्या वैल्यू होगी कि ये इनर प्रोडक्ट होगा r² पे। तो सबसे पहले हम 1 पार्ट करते हैं इसका। आपको सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि u का u से इनर प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो हमने इनर प्रोडक्ट लिया u का u से, u1² माइनस 2 u1 u2 u2 u1 प्लस 5 u1 u2 स्क्वायर। क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो ये आपस में कम्यूट करते हैं, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 u1 u2। उसके बाद ये 5 u2 स्क्वायर है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको u1² माइनस 2 इंटू u1, क्योंकि u1 सिंगल है, और 2 u2 का स्क्वायर क्या होगा 4 u2 स्क्वायर। 4 u2 स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहाँ से आपने 4 u2 स्क्वायर सेपरेट करके इसमें ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया कंप्लीट स्क्वायर किसका u1 माइनस 2 u2 होल स्क्वायर। और यहाँ से 4 निकाल लिए थे हमने, यहाँ पे जस्ट 1 बच गया। ये हमारे पास नॉन नेगेटिव है। कैसे? ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इनका सम भी नॉन नेगेटिव होगा। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखें तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी इक्वल टू 0 होंगे। दोनों इक्वल टू 0 हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं u1 इक्वल टू 2 u2, और u2 यहाँ से आप लिख सकते हैं u2 इज़ इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि u2 स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब u2 इक्वल टू 0। u2 की इक्वल टू 0 पुट करेंगे जब यहाँ पे, तो u1 भी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा u वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर प्रूफ हो गया कि अगर इसका इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये खुद 0 वेक्टर है। सिमिलरली आपको पता है कि ये सिमेट्रिक है। हम क्या कर सकते हैं, u को v से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये v1 u1 लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास क्या आ गया uv इज़ इक्वल टू vu। ये इसका सेकंड कंडीशन थी, वो भी ट्रू हो गई। थर्ड कंडीशन के लिए हमने क्या कर लिया, एक थर्ड वेक्टर ले लिया w1 w2 r² में से, और a भी ले लिया हमने स्केलर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ जब हमने w का इनर प्रोडक्ट लिया, हमारे पास फार्मूला में अप्लाई कर दिया हमने कि फर्स्ट को फर्स्ट कंपोनेंट से, तो au1 प्लस bv1 प्लस इंटू w, और सेकंड कंपोनेंट के साथ इसको हमने सारे को कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया auw प्लस bvw। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि ये एक इनर प्रोडक्ट है किसके ऊपर, r² के ऊपर। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये रिलेशनशिप इस तरह से हो तो k की क्या वैल्यू होगी कि जब ये इनर प्रोडक्ट हो जाए। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कंप्लीट किया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या बन गया u1 माइनस 3 u2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस k इंटू u2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ये नॉन नेगेटिव है, लेकिन ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। u2 का स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। इसको नॉन नेगेटिव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 9 होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो 9 माइनस 9 उधर जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, तो k ग्रेटर और इक्वल टू 9 होगा। k 9 या 9 से लार्ज हो तो फिर ये एक इनर प्रोडक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द नॉर्म ऑफ वेक्टर दिस विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट और द इनर प्रोडक्ट प्रॉब्लम 1, वो जो हमने अभी किया है ऊपर। तो पहले आप यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो 2 3 इसका आपने नॉर्म फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 13 का अंडर रूट। ये आ गया यूक्लिडियन इनर नॉर्म्स, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के साथ नॉर्म आपने फाइंड कर लिया। और जो दूसरा रिलेशनशिप था उसको आपने यूज़ किया, तो वो हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो पहले 2 क्वेश्चन ही हमने करने थे। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।